यस, सो हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं ईयरली करंट अफेयर की जो सीरीज है। इसमें बेसिकली हम आपको पिछले एक साल का जितना भी करंट अफेयर्स है मंथ वाइज, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम योर अप्रैल 2025 से लेकर बेसिकली योर अप्रैल 2026 तक का दो एग्जाम्स टारगेट कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर यूपीएससी 2026 का जो पेपर होने वाला है जो मई में है, उसके बाद जो यूपीएससी 2026 का जो पेपर जो आपका मई में शेड्यूल है, एंड जो बीपीएससी का पेपर है जो बेसिकली आपको जुलाई में अभी शेड्यूल है। सो बेसिकली दो चीजों को टारगेट कर रहे हैं। क्या होगा, अप्रोच क्या होने वाला है, बेसिकली अगर हम अप्रोच के ऊपर बात कर लेते हैं। सो अगर हम अप्रोच के ऊपर बात करें क्लास में, सो बेसिकली इस क्लास में ना, अगर हम अप्रोच के बारे में बात करते हैं, सो इस क्लास में अगर हम बात करें तो बेसिकली हम आपको थ्योरेटिकल चीजें जितनी भी होंगी उसको पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे एज टू वाई कोई जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो न्यूज में क्यों है, उसके पीछे का जो रीजन है वो उसके पीछे का रीजन क्या है। एंड देखो, जो करंट अफेयर्स होता है ना, तो करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आता है वो जरूरी नहीं है कि टॉपिक से आएगा। वहां से आपको जो अखबार पढ़ना है, जो न्यूज़पेपर पढ़ना है, उस न्यूज़पेपर से आप टॉपिक निकालोगे। एंड उसके बाद एक चीज आता है जिसको आप कहते हो कि न्यूज के साथ आपको इंटीग्रेट करना होता है आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, न्यूज के साथ आप यहां पर इंटीग्रेट करते हो स्टैटिक कॉन्सेप्ट, एंड स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ ना इसको अब आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा विद दी पीवाईक्यू। ठीक है, ये तीन चीजें जब आप जाकर इंटरलिंक करते हो उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि वो कौन सा, बेसिकली अगर एक मंथ के हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, एक पर्टिकुलर डे का भी बात करें, तो न्यूज में मानो 50 चीजें आई हैं, उस 50 में से एक से दो चीज होगा ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली आप उसको पिक कैसे करोगे, तो पिक करने का तरीका है आपके हाथ में सिलेबस हमेशा होना चाहिए। एंड सिलेबस के साथ जो दूसरी चीज है वो आपको पीवाईक्यू पर एक होल्ड रखना है, कमांड रखना है। करंट डेवलपमेंट जो है वो एक दिन का डेवलपमेंट नहीं होता है और वो स्टैंड अलोन इवेंट्स नहीं होते हैं, याद रखना। कोई भी करंट अफेयर्स आ रहा है, चाहे वो पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमी का हो, किसी का हो, कहीं ना कहीं पे उसका बैकवर्ड लिंकेज होगा। तो आपको जाके उसके बैकवर्ड लिंकेज को देखना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, सो बेसिकली ना अप्रैल 2025 में एक जजमेंट आया है रिगार्डिंग योर, एक बेसिकली जजमेंट आया है रिगार्डिंग दी एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, यस। और बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको वो भी चीजें दे दी हैं कि कौन से पेपर में किस तारीख को कौन सी चीज आई है, और इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा कि कौन सा चीज रिपीटेडली आ रहा है। सो बेसिकली आपको ना न्यूज़पेपर्स देखना है। न्यूज़पेपर मानो 3 दिन 4 दिन तक कोई चीजें लगातार आ रही हैं, उसके ऊपर 2-3 आर्टिकल आ गया है, वो सिलेबस के पॉइंट्स में मेंशन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको नजर आ रहा है। पिछले साल में यूपीएससी ने या फिर बीपीएससी के लिए आप पेपर दे रहे हो, वहां से क्वेश्चन पूछा गया, इसका मतलब है कि वो वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी हियर, अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन ना, अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग योर एंटी डिफेक्शन, तो एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग भी ना आप देख सकते हो 2 अप्रैल 2025 को एक जजमेंट आया था, जहां पे बेसिकली स्पीकर के रिगार्डिंग कहा गया था कि एंटी डिफेक्शन के ऊपर जो जजमेंट होता है, जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है वो आपका स्पीकर होता है। बट स्पीकर के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है। सो इट इज लाइक, क्या स्पीकर जो है वो कितना भी टाइम ले सकता है, और टाइम लेने का मतलब वो होता है कि वो इनडिफिनिटली भी किसी भी डिसीजन को डिले कर सकता है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहां पर कहा है कि नहीं, हाँ, अगर हम कोर्ट के बारे में बात करें तो कोर्ट बता नहीं सकता है स्पीकर को कि तुम्हारा डिसीजन क्या होगा, बट कोर्ट इस बात को जरूर कह सकता है कि आपका जो डिसीजन आएगा वो रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अननेसेसरी चीजों को डिले कर रहे हो। अगर डिले कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। अदरवाइज क्या है, तो आपको जितना जल्दी से जल्दी हो केस का डिस्पोजल करना होगा। वाई? बिकॉज अगर स्पीकर किसी भी चीज को ले रहा है, डिसाइड कर रहा है, तो जहां पर भी डिसीजन आ जाता है ना, एडजुडिकेशन फंक्शन आ जाता है, वो चीज आपका कहीं ना कहीं जुडिशियल फंक्शन से लिंक हो जाता है, चाहे वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन ही क्यों ना हो। अगर क्वासी जुडिशियल फंक्शन है तो जस्टिस जो है उसका टाइमली डिलीवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे हमको करना क्या है कि सर एंटी डिफेक्शन का स्पीकर का ये जजमेंट आया है, वो जजमेंट आया है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आपको यहां से नहीं आने वाला है। क्वेश्चन जो आएगा
वो आएगा पूरे के पूरे एंटी डिफेक्शन लॉ का जो बैकवर्ड लिंकेज है वहां से क्वेश्चन आने वाला है। इस बार क्या है तो आपके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, दल बदल कानून जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली देखो, पहला आर्टिकल 2 अप्रैल को आया था, उससे पहले 26 मार्च 2025 को भी सेम आर्टिकल, यानी कि अगर 10 दिनों का अगर टाइम फ्रेम आप पकड़ के चलते हो तो कंटिन्यूअसली ये चीजें जो थी जो आपको चल रही थी। अब बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पर हमको चीजों को पढ़ना कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इशू क्या है, इशू के बारे में बात करें तो एज यू कैन सी हियर द सुप्रीम कोर्ट टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट द प्रोलॉन्ग्ड इनएक्शन बाय द स्पीकर इन डिसाइडिंग डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, asserting that it cannot remain a mute spectator to a naked dance of democracy with its hands tied एट इट्स बैक। बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि भाई देखो, सामने मेरे सामने जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका मजाक बनाया जा रहा है, और उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट होते हुए भी सामने खड़े होकर हाथ को पीछे रखकर ऐसे खड़ा रहूं, ये बेसिकली पॉसिबल नहीं है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम बेसिकली क्या है, हम उनको बता नहीं सकते कि आपका जो डिसीजन है ना, आपका जो फैसला है वो क्या होना चाहिए, ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ डिसीजन रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर करो, इसके लिए आपको समझा जरूर सकते हैं। आप क्वासी जुडिशियल फंक्शन होल्ड कर रहे हो, एंड जुडिशियल फंक्शन का हेड कौन हूं तो मैं हूं। बेसिकली अगर गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किया जाए तो वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं हूं। तो अगर गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैं हूं, सो इन दैट कंडीशन हम आपको बता सकते हैं कि भैया डिसीजन क्या है, डिसीजन बेसिकली आप जल्दी लो, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, तो एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली आया कहां से। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम मूल संविधान के बारे में बात करते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन हमको देखने को नहीं मिलता है। ये आपको ऐड हुआ है 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985, दैट इज 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। बात आता है कि सर सबसे पहले एक चीज बताओ, ठीक है, कि जो डिफेक्शन है ना, ये डिफेक्शन का मतलब क्या होता है। डिफेक्शन का सिंपल मतलब अगर हम बात करें ना, तो डिफेक्शन का मतलब हो जाता है पार्टी स्विच करना, ठीक है। अगर हम डिफेक्शन के मतलब के बारे में बात करें तो डिफेक्शन का बेसिक मतलब होता है दैट आप क्या कर रहे हो, पार्टी स्विच कर रहे हो। इसका मतलब है, लेट्स से सपोज आज के डेट में ना मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूं, और इलेक्शन में खड़ा होने के बाद मैंने क्या किया, मैं बीजेपी के टिकट के ऊपर इलेक्शन में जीत गया। तो जब मैं बीजेपी के टिकट के ऊपर इलेक्शन में जीत गया, सरकार में मैं आ गया, उसके बाद मैंने क्या किया, बोला कि नहीं भाई मेरा बीजेपी में मन नहीं लग रहा है, मैं पार्टी स्विच करना चाहता हूं, मैं दूसरी पार्टी में चला गया। प्रॉब्लम इज दैट कि इंडिया के अंदर जो है ना, हमको देखने को मिलता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र जो है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो संसदीय लोकतंत्र है, वो हमको भारत के अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम संसदीय लोकतंत्र में बात करें तो बहुमत जो है, जो मेजोरिटी है, उसके आधार पर सरकार का गठन किया जाता है। लोकसभा में जिस भी पार्टी के पास ज्यादा सीट होगा, वो सब पार्टी क्या है बेसिकली, वो आपका जो उसका जो सरकार है, वो उसका सरकार बेसिकली बन जाता है। तो अगर एक बंदा गया है, 2 चला गया, 4 चला गया, 10 चला गया, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि सरकार जो है वो सरकार बदल सकती है। और जब सरकार बदलेगी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली है कि देश के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है ना, वो देश के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो चीज होती है, ये होता क्यों, ये जो डिफेक्शन हो रहे हैं तो वो हो क्यों रहा है। डिफेक्शन हो रहा है, उसका मेन कारण होता है पॉलिटिकल करप्शन। एक पार्टी है, उधर से मैं जीत के आ गया हूं, अब मेरा तो सीट पक्का है, इलेक्टेड मेंबर हूं मैं वहां पे, मुझे दूसरी पार्टी ने बोल दिया कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको मंत्री पद दे देंगे, या फिर मैंने आपको क्या किया है, तो एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी जो है वो डिसाइड करके दे दिया कि हमारे पास आइए, हम आपको इतना पैसा देंगे। इसके चक्कर में क्या होता है, जो भ्रष्टाचार है, वो भारतीय राजनीति के अंदर जो भ्रष्टाचार है, दैट इज राजनीतिक भ्रष्टाचार जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल करप्शन जिसको कहते हैं, ये पॉलिटिकल करप्शन क्या होता है, वो आपको बढ़ता जाता है। उसके बाद जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ना, कि इंडिया जो है ना, इंडिया में डेमोक्रेसी है सर। इंडिया के अंदर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर हमको लोकतंत्र देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम लोकतंत्र के बारे में बात करें, और इस तरीके से लोकतंत्र में क्या होता है, मतलब क्या होता है कि जो जनता है वो चुनेगी कि हमारा शासक कौन होगा। जनता बताएगी कि भाई साहब हमारे ऊपर जो रूल है, वो रूल बेसिकली किसको करना है। तो जनता ने तो चुन लिया था, जनता ने बना दिया, मानो
एक कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, एक्स पॉलिटिकल पार्टी की सरकार जनता ने बना दी उनको बहुमत देके। अब अंदर जाके जब बहुमत दे दिया, जब इलेक्शन हो गए, उसके बाद जो कैंडिडेट्स थे ना, उन्होंने पैसे लेकर दूसरी तरफ वो स्विच कर गए पार्टी। तो जब वो पार्टी स्विच कर गए, मेजोरिटी चेंज हो गया, और जब मेजोरिटी चेंज होगा देन क्या होगा? अगर मेजोरिटी चेंज हो गया तो सरकार चेंज हो गई। तो जब सरकार चेंज हो गई तो भाई साहब एक बात बताना, जो पब्लिक ट्रस्ट है, जो जनता का विश्वास है, वो सेम रहेगा कि बदल जाएगा? जनता को तो लग रहा है कि भाई मेरे साथ धोखा हो गया, हमने जिसको चुना था कि अगले 5 साल के लिए ये हमारे साथ रूल करेंगे, ये हमारे लिए बेसिकली क्या है तो पॉलिसीज बनाएंगे, स्कीम्स बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, अब तो वो है ही नहीं, सरकार ही गिर गई है, किसी और की सरकार बन गई उन्हीं लोगों के द्वारा। तो बेसिकली क्या है, ये पब्लिक ट्रस्ट जो है, ये बेसिकली हमारा पब्लिक ट्रस्ट के अगेंस्ट आ जाता है। अब बात करते हैं कि सर डिफेक्शन जो है ना, वो डिफेक्शन में हो क्या क्या सकता। तो अगर हम डिफेक्शन के एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम दल बदल कानून के बारे में बात करें ना, तो डिफेक्शन जो है ना, बेसिकली डिफेक्शन आपको 2 प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो डिफेक्शन 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है इलेक्टेड, एक होता है बेसिकली इलेक्टेड, यानी कि जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपके निर्वाचित सदस्य है ना, उन निर्वाचित सदस्यों के लिए ये जो डिफेक्शन है वो निर्वाचित सदस्यों के लिए होता है। निर्वाचित सदस्यों के लिए डिफेक्शन कब हो सकता है, कैसे हो सकता है? पहला होता है कि मान लो कोई एक कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट जीत गया, और वो कैंडिडेट जीतने के बाद क्या कर रहा है, वो उसने स्वेच्छा से वॉलंटरी रिजाइन कर दिया। बेसिकली वो क्या है, तो वो हमको देखने को मिल रहा है ना कि वो बेसिकली आपका ना वॉलंटरी रिजाइन कर दिया, उसने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया, स्वेच्छा से उसने त्याग पत्र दे दिया। तो अगर उसने स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दिया, जिस पैरेंट पॉलिटिकल पार्टी के टिकट के ऊपर उसने जीता था, उसने इस पार्टी को छोड़ दिया, देन क्या है, वो बंदा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन यानी कि दल बदल कानून के तहत। दूसरा होता है वोटिंग, दूसरा होता है वोटिंग। वोटिंग का मतलब क्या है सर? वोटिंग का मतलब होता है कि जब भी किसी भी मुद्दे के ऊपर संसद में जब वोट होता है ना, तो उससे पहले जारी होता है व्हिप। व्हिप में आपको बताया जाता है कि बेसिकली किस मुद्दे के ऊपर बात है, ठीक है, आपको प्रेजेंट रहना है, और आपको जो वोट देना है, वो वोट आप कौन से डायरेक्शन में दोगे, आप हाँ कहोगे या ना कहोगे। इट इज लाइक कि वोटिंग में ना आपने जो व्हिप था ना, बेसिकली जो हमारा जो पार्टी व्हिप हमको देखने को मिलता है, आपने उस पार्टी व्हिप की ना अवहेलना कर दी है सर। जो हमारा पार्टी व्हिप देखने को मिलता है, आपने उस पार्टी व्हिप की अवहेलना कर दी, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तीसरा होता है एक बेसिकली हमारा क्या है, तो तीसरा होता है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बहुत बार होता है ना, कुछ इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको इंडिपेंडेंट या निर्दलीय कहा जाता है, ठीक है, यानी कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, ना ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, ना ही उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद वो इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन लड़के वो जीत भी गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन लड़के बेसिकली क्या है, तो वो आपको जीत भी गए। जब वो जीत के आ गए ना, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो अगर कोई एक इंडिपेंडेंट मेंबर है और वो जीतने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, ठीक है, किसी भी वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, अब वो बंदा क्या है, वो बंदा आपको बेसिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 क्राइटेरियाज मैंने बताए हैं, वो तीनों किसके लिए हैं, वो बंदा जो इलेक्ट होकर आ रहा है। पहला क्या है कि आप इलेक्ट होकर आए थे, और आपने जिस पार्टी के टिकट के आपके ऊपर आपका चयन हुआ, आप इलेक्ट हुए, आपने उसी पार्टी को छोड़ दिया, आप डिस्क्वालीफाई। सेकंड, आपने पार्टी व्हिप का बात नहीं माना, आपको बोला गया था किसी भी मुद्दे के ऊपर हाँ में बटन दबाने, आपने ना में बटन दबा दिया, आप बेसिकली डिस्क्वालीफाई हो गए। तीसरा हो गया कि आप इंडिपेंडेंट मेंबर बन के आए थे, आपने इलेक्शन में दुनिया को बताया था कि भाई साहब देखो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई बहस नहीं है, सारी की सारी पार्टियां खराब हैं, आप हमारा साथ दो। लोगों ने, जनता ने साथ दिया, उसके बाद आप पार्टी में किसी दूसरे पार्टी के साथ स्विच कर गए। सो बेसिकली इन सारे कंडीशन में हम आपको क्या करेंगे, इन सारे कंडीशन में बेसिकली हम आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। दूसरा होता है किसके लिए, तो एक होता है नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए क्या है, जो आपको मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है, जो हमारे बेसिकली मनोनीत सदस्य होते हैं, उन मनोनीत सदस्य के लिए क्या होता है, मनोनीत सदस्य के लिए होता है कि भाई साहब इनको 6 मंथ का टाइम है। ये जो मनोनीत सदस्य है ना, मनोनीत सदस्यों के लिए बेसिकली इन्हें 6 महीने का वक्त दिया जाता है कि आप नॉमिनेट हो गए हो। मानो राज्यसभा में 12 लोग जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है,
तो हमने आपको नॉमिनेट कर दिया। नाउ सर 6 मंथ है आपके पास, अगर आपको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है तो 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर लो। अगर 6 महीने के अंदर आपने भाई साहब ज्वाइन नहीं किया तो वैसे कंडीशन में 6 महीने के बाद अगर आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो आप बेसिकली क्या होंगे, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये वो मेन एक्यूरेट प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन या दल बदल कानून से संबंधित। 4 प्रकार की चीजें होती हैं। अब देखो इसमें ना एक चेंज आया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ ना तो इस एक्ट में एक बोला गया, जो हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें कहा गया कि 2/3 बहुमत का प्रस्ताव पारित करने वाली पार्टी दूसरे दल के साथ विलय कर सकती है। मतलब अगर कोई एक पार्टी है, मानो उस पार्टी में ना बेसिकली हमको देखने को मिल रहा है 100 मेंबर्स हैं और इसमें 100 का 2/3 जितने भी मेंबर्स हैं, ये 2/3 मेंबर्स एक साथ किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मानो अगर पार्टी मर्जर हो रहा है तो वैसे कंडीशन में अगर वो सदस्य पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी राजनीतिक दल के वो सदस्य जो दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। क्या ये पहले था? सर पहले नहीं था, इसको हमने ऐड किया है 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 के माध्यम। ठीक है, तो ये वो एक्यूरेट प्रोविजंस है रिगार्डिंग द एंटी डिफेक्शन जो आपको समझना है। अब यहां से क्वेश्चन एक और चीज के ऊपर आएगा कि डिसाइड कौन करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया है कि हम बता नहीं सकते हैं कि आपका फैसला क्या होगा, लेकिन हम आपको यह जरूर कह सकते हैं कि जो फैसला है वो एक रीजनेबल टाइम फ्रेम के अंदर दे दूं। अब टाइम फ्रेम एग्जैक्ट नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने, जिस प्रकार से गवर्नर के लिए नहीं बताया ना उस प्रकार से यहां पे भी नहीं बताया, लेकिन उनको कहा है कि अननेसेसरी डिले नहीं करो। बेसिकली एक कुछ साल पहले केस हुआ था 2020 के आसपास, 2 साल तक बेसिकली जो स्पीकर थे ना उन्होंने डिले किया था, वो कोई फैसला ही नहीं ले रहे थे। इस बीच 14 पिटीशन फाइल हो गया, लेकिन हमारे जो स्पीकर साहब थे उनको कोई डिसीजन ही नहीं लेना था, तो उस टाइम पे ये बात उठी थी। उसके बाद फिर से ये बात कहां है, अभी उठा है। डिसाइड कौन करता है, तो अगर हम डिसाइडिंग अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं ना तो पूरा का पूरा डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन करता है, वो स्पीकर के हाथ में होता है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, अगर लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पे डिसाइड कौन करता है, तो वो स्पीकर करता है। और वहीं पे यदि हम राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं तो डिसाइड कौन करता है, चेयरमैन करता है। प्रॉब्लम इज दैट कि यहां पे साफ लिखा हुआ है द डिसीजन ऑफ द स्पीकर or the chairman shall be final. The decision of the speaker or the chairman shall not be questioned in a court of law. जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो साफ तौर पे कहता है कि अध्यक्ष या सभापति का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा एवं इनके निर्णय पर न्यायपालिका में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। हालांकि ये जो लास्ट वाला लाइन है ना, अब ये लाइन चेंज हो गया, यहां जो चीज है वो है जो एग्जैक्टली आपको लॉ में लिखा गया। ठीक है, अब यहां पे एक केस हुआ था, उस केस का नाम है किहोटो होलोहन केस। किहोटो होलोहन केस में साफ तौर पे बताया था, इसमें ना 2 प्रश्न थे। पहला कि सर एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें एंटी डिफेक्शन को, हम ना थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है, एंटी डिफेक्शन को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि सर एंटी डिफेक्शन में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम क्या है सर, कि यहां पे जो पिटीशन फाइल हो रहा है, ठीक है, पिटीशन जो फाइल हो रहा है, जो भी सर बेसिकली यहां पे याचिका फाइल हो रही है, वो याचिका कौन फाइल कर रहा है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी सांसद जो है, कोई भी एमपी जो है, वो बेसिकली यहां पे याचिका फाइल कर सकता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट में करेगा, तो ये किसी ना किसी एमपी के अगेंस्ट में कर रहा है सर। ठीक है, किसके अगेंस्ट में कर रहा है, तो किसी ना किसी एमपी के ही अगेंस्ट में कर रहे हैं। अब बात आता है कि इसका डिसीजन कौन दे रहे हैं, तो अगर हम डिसीजन के बारे में बात करते हैं ना सर, बेसिकली अगर हम डिसीजन के बारे में बात करते हैं तो डिसीजन यहां पर स्पीकर दे रहा है सर। सब प्रॉब्लम हो गया ना। प्रॉब्लम क्या है कि जो स्पीकर होता है, स्पीकर बेसिकली रूलिंग पार्टी कह लो या उसको भी छोड़ो, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ही होता है। सुनो, स्पीकर क्या है, स्पीकर इज अ एमपी फ्रॉम लोकसभा, और जब तक स्पीकर कब तक रह सकता है, जब तक वो लोकसभा का एमपी है। अगर वो लोकसभा का एमपी नहीं तो भाई साहब वो
स्पीकर नहीं। सो वैसे कंडीशन में अगर हम स्पीकर को ही बोल रहे हैं डिसाइड करने के लिए, और एज पर द कन्वेंशन जो स्पीकर है वो रूलिंग पार्टी से आता है, डिप्टी स्पीकर आज के टाइम पे क्या है, वो बेसिकली ऑपोजिशन पार्टी से आता है। तो वैसे कंडीशन में क्या हो रहा है, एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जहां पे चांस है कि जो स्पीकर का डिसीजन होगा हम उस डिसीजन को सही नहीं मान सकते हैं, वहां पे डाउट क्रिएट होता है कि जो डिसीजन है ये डिसीजन में भी सही नहीं हो, ये डिसीजन करप्ट हो। इस चीज को एनालाइज किया गया था किहोटो होलहन केस में। किहोटो होलहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि जो स्पीकर के हाथ में हमने डिसीजन की अथॉरिटी दी है, निर्णय लेने का हक जो हमने स्पीकर को दिया है, वो बेसिकली क्या है, आपका सही है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो स्पीकर है ना, जो हमारा स्पीकर है, बेसिकली वो अध्यक्ष, वो स्पीकर कैसे काम कर रहा है, तो वो क्वासी जुडिशियल फंक्शन के तौर पर बेसिकली क्या है, ये हमको देखने को मिल रहा है कि वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के तौर पर क्या है, वो एक काम कर रहा है, एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के तौर पर क्या है, बेसिकली वो काम कर रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेकेंड वाला डाउट सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही है, क्योंकि वो एक एमपी है, तो हो सकता है कि उसका जो डिसीजन है ना, वो पूरा का पूरा सही नहीं हो, मालाफाइड इंटेंशंस हो सकते हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो बेसिकली क्या है, वो किया जा सकता है। स्पीकर के फैसले का जो न्यायिक बेसिकली पूर्वावलोकन होता है, आप न्यायपालिका में स्पीकर के फैसलों को चेक कर सकते हो, चैलेंज करवा सकते हो कि वो बेसिक सही इंटेंशन से लिया गया है या नहीं लिया गया है। क्लियर है? अभी जो मैंने चीज पढ़ाई है वो बस इसलिए पढ़ाया है सो दैट आपको एक चीज पता चले कि टॉपिक को देखना कैसे है। हमारे पास बस एक जजमेंट था, लेकिन जजमेंट आ गया, बार बार आ रहा है, प्लस पार्लियामेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो एक मेजर थीम आता है। पार्लियामेंट जो है, जो संसद का टॉपिक है, वो यूपीएससी का मेजर थीम है। पार्लियामेंट से क्वेश्चन लगातार आते हैं। 2023 का पेपर उठा लो, 3-4 क्वेश्चन आ जाएंगे। 24 का उठाओ, बहुत क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ रहा है, और जब रिपीटेडली पूछ रहा है, एंटी डिफेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब है कि पेपर से नहीं पढ़ना है, पूरा का पूरा जो बैकवर्ड लिंकेज है ना, वो बैकवर्ड लिंकेज हमारा क्लियर होना चाहिए, ए टू जेड। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हमारा आज का जो पहला मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज बिम्स्टेक। पहला टॉपिक बनाइएगा बिम्स्टेक, पहला बनाओ बिम्स्टेक। ठीक है, देखो क्या हुआ, क्या हुआ, तो वो तो जान के दिए थे कि पता चले दुख दर्द पीड़ा क्या होता है, वो अब पता चलेगा। हाँ, बिकॉज आप देख सकते होंगे 80 स्लाइड्स हैं एक दिन के, 1 घंटे के क्लास के लिए। ठीक है, आज हाँ ठीक है। देखो पहला बनाओ, लिखो तो पहला बनाओ बिम्स्टेक का 6वां समिट। हाँ, 6th समिट ऑफ बिम्स्टेक। देखो पहला क्वेश्चन कहां से आएगा कि बेसिकली ये जो बिम्स्टेक समिट है, वो बिम्स्टेक समिट अभी हुआ कहां है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में लिख लो, ऑर्गेनाइज्ड इन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, हिंदी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड इन बैंकॉक थाईलैंड। कहां इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन हमको बैंकॉक में देखने को मिलता है, थाईलैंड में। हिंदी मीडियम वाले आयोजन लिख के डैश मार के लिख लो बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आएगा यहां से, वो सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई साहब इसका थीम क्या है। तो अगर हम थीम के बारे में बात करते हैं ना बिम्स्टेक, तो इस बार का जो थीम है, जो 6वां समिट हुआ है, उसका थीम हमको देखने को मिलता है प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलिएंट एंड ओपन। हिंदी माध्यम वाले बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला एवं खुला। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आता है कहां पर आयोजन हुआ है और इस बार का जो थीम है वो थीम बेसिकली क्या था। अब यहां पर हमको पता चल गया। अब यस ओपन, अब जो हमको देखना है ना, वो कुछ चीजें देखना है। बिम्स्टेक जो है ना, बिम्स्टेक का जो फाउंडेशन है, ठीक है, जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक का जो फाउंडेशन है उसको देखना है। कब इसकी स्थापना हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे, कब कब कौन कौन से मेंबर्स
ऐड हुए हैं। उसके बाद इस साल जो आपका समिट हुआ है उसमें जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो मेजर डेवलपमेंट्स बेसिकली क्या हुए हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या बनेगा, दैट इज फाउंडेशन। ठीक है, आधार बनाओ, फाउंडेशन लिखो पहला। फाउंड यस यस तो 2025 अप्रैल में हुआ है, उसके बारे में फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। तो बिम्स्टेक कब इसकी स्थापना हुई थी सर? तो याद रखना बिम्स्टेक की जो स्थापना है ना वो बेसिकली 1997 में हुई थी। कब हुआ था? 1997 में हुआ था। किस चीज के साथ हुआ था? तो एक चीज है जिसको हम कहते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसकी स्थापना कब हुई थी? इट वॉज बेसिकली लिखिएगा, इट वॉज established in 1997. It was established in 1997 with बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के साथ हुई थी। बैंकॉक घोषणा के साथ हुई थी। ठीक है, अब बेसिकली अगला पॉइंट आता है कि सर एक बात बताओ, ये बैंकॉक डिक्लेरेशन क्या होता है? क्या है बैंकॉक डिक्लेरेशन? बैंकॉक डिक्लेरेशन क्या? आसियान समूह का नाम सुने? आसियान समूह का नाम। बैंकॉक डिक्लेरेशन जो था ना, याद रखना बैंकॉक डिक्लेरेशन जो था ना वो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट था जिसके कारण आसियान ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ था। नोट में लिखिएगा, बैंकॉक घोषणा के साथ, बैंकॉक घोषणा के साथ, हिंदी मीडियम वाले को बोल रहा हूं, बैंकॉक घोषणा के साथ, घोषणा के साथ, घोषणा के साथ आसियान समूह का गठन किया गया था। विद द declaration, with the Bangkok declaration, with the Bangkok declaration, ASEAN group was formed। वो बेसिकली फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट था जिसके आधार पर जो हमारा आसियान ग्रुप है उस आसियान ग्रुप का यहाँ पर आपको फॉर्मेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे। तो कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें ना तो बिम्स्टेक में कितने लेटर्स आते हैं? 7 है ना, बस सही करके याद रखना। पहला याद रखना इंडिया, सबसे पहला क्या है? तो पहला इंडिया आता है। अब नेबरिंग को उठाओ, इंडिया है, इंडिया के बगल में क्या है? यहाँ बांग्लादेश, तो अगला आ जाएगा बांग्लादेश। ऊपर 2 है उनको एक साथ ले जाओ, एक है नेपाल, दूसरा है भूटान। ठीक है, श्रीलंका है तो ये आएगा ही, 5 हो गए। 2 याद रखना है जुड़े हुए हैं, म्यांमार और थाईलैंड। तो टोटल कितने हैं? 7 देश इसमें आते हैं। 7 में कौन कौन है? इंडिया है, लिखना मेंबर्स कंट्रीज में लिखना, सदस्य देश लिखिएगा। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 नेपाल, नंबर 4 भूटान, नंबर 4 भूटान, नंबर 5 श्रीलंका, नंबर 6 म्यांमार, नंबर 6 म्यांमार, नंबर 7 थाईलैंड, नंबर 7 इज योर थाईलैंड। तो ये 7 समूह है, 7 ग्रुप है जो बेसिकली 7 देश है जो बिम्स्टेक के अंदर आपको बेसिकली आते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना जो हेडक्वार्टर है ना वो हेडक्वार्टर हमको ढाका में देखने को मिलता है, बांग्लादेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। जो बेसिकली हेडक्वार्टर है वहां कहां देखने को मिलता है? वो ढाका में। ठीक है, ढाका। नेक्स्ट सब टॉपिक बनाना ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, कि बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है, करना क्या है इसको। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, ये मैप दिख रहा है, ये बेसिकली आपको मैप दिख रहा है। अब मुझे एक बात बताइएगा कि ये मैप में कौन सा एरिया नजर आ रहा है जिस एरिया के कंट्रीज आपको सारे एडेड है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है। तो ये वाला जो रीजन है ना बेसिकली इसमें इकोनॉमिक और टेक्निकल कॉपरेशन जो है ना वो सदस्य राज्यों के बीच बढ़ाना है। तो इसका मेन एम या मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा सर? तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है वो बे ऑफ बंगाल रीजन में बढ़ाना है। लिखिएगा ऑब्जेक्टिव में, इट एम्स टू फॉस्टर, हिंदी माध्यम वाले यहां लिख लेना, यहां दिया हुआ है, इट एम्स टू फॉस्टर multifaceted technical and economic cooperation, technical and economic cooperation among
कंट्रीज इन बे ऑफ बंगाल, अमोंग कंट्रीज इन बे ऑफ बंगाल। तो इसका काम क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में जितने भी राज्य नजर आ रहे हैं ना, उनके बीच में आर्थिक और तकनीकी जो सहयोग है, जो इकोनॉमिक और जो टेक्निकल कॉपरेशन है, उसको हमको बढ़ाना है। जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो भी एग्रीमेंट्स होगा, वो कहीं ना कहीं इसी रीजन से, बेसिकली क्या है, वो कहीं ना आपको इसी रीजन से संबंधित होगा। अगला याद रखना इंपॉर्टेंट आता है, वो क्वेश्चन में सीधा दे जाएगा, जो बिम्स्टेक है ना, वो बे ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड है या अरेबियन सी से एसोसिएटेड है। तो याद रखना अरेबियन सी नहीं होता है, बे ऑफ बंगाल से आता है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब बेसिकली क्या है सर, कि मानो ये जो बिम्स्टेक है ना सर, ठीक है, सो स्टार्टिंग में अगर हम उसके फाउंडेशन को देखें ना, तो क्या आज हमको 7 राज्य नजर आ रहे हैं, तो मैंने बता दिया। पहले भी क्या 7 थे? याद रखना स्टार्टिंग जो था ना, ये 4 कंट्रीज से हुआ था। स्टार्ट में कौन कौन से कंट्रीज थे, तो सबसे पहले हमको बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका था और थाईलैंड था। ठीक है, यही 4 कंट्रीज थे। कौन कौन थे? बांग्लादेश था, बांग्लादेश के साथ इंडिया था, श्रीलंका था, थाईलैंड था। एग्जाम का पॉइंट क्या बन रहा है हमारा सर, बेसिकली एग्जाम का पॉइंट हमारा बन रहा है कि इंडिया जो है ना, वो फाउंडिंग मेंबर है। नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा। इनिशियली इनिशियली बिम्स्टेक इनिशियली बिम्स्टेक कंप्राइजेज ऑफ 4 मेंबर। शुरुआत में बिम्स्टेक के 4 सदस्य राज्य थे। डैश देके लिखना, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एवं थाईलैंड। लिखो, नीचे एरो देना, लिखना 1997 डैश दो, 1997 लेके डैश देना। अब यहाँ पे ना आगे चल के 2 ज्वाइन होते हैं, म्यांमार ज्वाइन होता है इन द ईयर 1997 में, और आगे अगर हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो 2004 में आते हैं ना, तो नेपाल और भूटान जो है वो ऐड होता है, साथ ही है ना आज के डेट में। तो पहले 1997 डैश देके लिखो, इंक्लूजन ऑफ म्यांमार, ठीक है, फिर नीचे एरो देना, इंक्लूजन ऑफ म्यांमार, ठीक है, फिर नीचे एरो देना, 2004 लिखो, डैश देके लिखो, इंक्लूजन ऑफ नेपाल एंड भूटान, डैश देके लिखना, इंक्लूजन ऑफ नेपाल एंड भूटान। तो इस तरीके से ये चेंज हुआ है। इंडिया क्या है, इंडिया आपको इसका फाउंडिंग मेंबर के तौर पे देखने को मिलता है, हर जगह पे नहीं है। पॉइंट इज दैट, मालूम है, क्वेश्चन आता है कि बिम्स्टेक जो है वो इंडिया के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो बिम्स्टेक इंडिया के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है ना, क्योंकि एक काइंड ऑफ हमको जो कनेक्टिविटी है वो प्रदान करता है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में, पहला। सेकेंडली, जो सेकंड ग्रुप है हमारे सामने, वो सार्क है, सार्क समूह में पाकिस्तान बैठा है। ठीक है, तो वहां पे चीजों को अपने फेवर में काम कराना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करते हैं ना, तो इस ग्रुपिंग में इंडिया कुड एक्चुअली बी द लीडर। अपने हिसाब से क्या है, इंडिया काम को चलवा सकता है। हम बेसिक इस रीजन को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, काम कर सकते हैं। एक अच्छा काउंटर वेट है बिम्स्टेक इंडिया के लिए सार्क के अगेंस्ट में। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर इस बार जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं उनमें क्या हुआ है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं इस बार, उसमें सबसे पहला एग्रीमेंट जो हुआ है, सब टॉपिक बनाओ, मेजर डेवलपमेंट्स इन 2025 समिट, मेजर डेवलपमेंट्स इन 2025 समिट। 2025 के समिट में 2025 के समिट में प्रमुख बातें, ठीक है। पहला चीज हुआ है कि उसको हमने बोला है कि हम एक बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे। दैट इज, भारत के अंदर जो होगा ना, हम एक बिम्स्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हम काम किस चीज के ऊपर करेंगे, तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, कहां गया मैप, यहां वाले एरियाज को अगर देखोगे तो यहां पे भूकंप ज्यादा आता है, अर्थक्वेक ज्यादा आता है। तो बेसिकली जो नेचुरल डिजास्टर्स है ना, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या है, हमको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हम एक उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे भारत के अंदर। और भारत बेसिकली इन
कंट्रीज को ट्रेन करेगा कि कैसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन जो है वो बेसिकली आप कैसे कर सकते हैं। नंबर वन में लिखना, नंबर वन में लिखना, अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस will be established, a center of excellence will be established in India on disaster management, on disaster management, disaster management, comma, sustainable maritime transport, sustainable maritime transport, transport and research and training in agriculture, and research and training in agriculture. सो बेसिकली इंडिया, मैंने क्यों कहा इंडिया यहाँ पे लीडर बन सकता है। भारत दूसरे सदस्य राज्यों को बोल रहा है हम आपके लिए काम करके दे रहे हैं, हम आपको बेसिकली क्या है यहाँ पर समझाएंगे। हिंदी में लिख लेना, लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या है कि हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस प्रोग्राम का नाम है बोधि प्रोग्राम। और इस बोधि प्रोग्राम में ना नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? नालंदा यूनिवर्सिटी में बिम्स्टेक राज्यों से जो इनके स्टूडेंट्स हैं इनको बुलाया जाएगा और हम इनको एक्चुअल में स्किल ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है बोधि प्रोग्राम के अंदर, बोधि प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है बोधि प्रोग्राम, दैट इज बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्किल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर वेरियस प्रोफेशनल्स अक्रॉस बिम्स्टेक नेशन। ये कहां पे दिया जा रहा है सर? तो ये डेवलपमेंट याद रखना, ये बेसिकली हम कहां पे देंगे? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो बेसिकली इनको ट्रेनिंग यहां पर प्रदान की जाएगी। नंबर 2 में लिखना बोधि प्रोग्राम, बोधि प्रोग्राम, ठीक है। डैश देके बोधि प्रोग्राम का फुल फॉर्म लिखो, बोधि प्रोग्राम का फुल फॉर्म लिखो, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट, बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोफेशनल्स फ्रॉम बिम्स्टेक कंट्रीज, professionals from BIMSTEC countries, professionals from BIMSTEC countries, BIMSTEC countries will be given skill training, will be given skill training in Nalanda University। BIMSTEC लिखिएगा, BIMSTEC समूह राज्यों से, BIMSTEC समूह राज्यों से छात्रों को, बिम्स्टेक समूह राज्यों से छात्रों को भारत के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा, भारत के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अभी तक क्या है, दो चीजों के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तीसरे के ऊपर आते हैं, थर्ड हेडिंग क्या है, दैट इज तीसरा हमको देखने को मिलता है सिक्योरिटी एंड स्पेस कोऑपरेशन। सिक्योरिटी एंड स्पेस कोऑपरेशन में क्या हुआ है? तो सिक्योरिटी स्पेस कोऑपरेशन में देखने को मिलता है दैट इंडिया विल होस्ट दी फर्स्ट बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है। तो अभी तक ना होम मिनिस्टर लेवल पे मीटिंग नहीं होती थी बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य राज्य हैं उनकी, उसकी पहली मीटिंग कौन होस्ट करने वाला है? तो इनका जो पहला मीटिंग है वो बेसिकली यहाँ पर इंडिया बेसिकली क्या है यहाँ पर होस्ट करेगा। आगे आते हैं नेक्स्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट में। तो ट्रेड इकोनॉमिक एंगेजमेंट में बेसिकली क्या है कि हम एक बिम्स्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है ना सर वो बनाने जा रहे हैं सर, पहला। सेकंड एक चीज और इंपॉर्टेंट कहा गया है कि अभी तक हम बेसिकली जो भी किसी भी राज्य के साथ, चाहे वो बिम्स्टेक समूह के जितने भी राज्य हैं, जो हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, वो कौन से करेंसी में करते हैं? डॉलर, कहीं ना कहीं। अभी हम लोगों ने बोला है कि हम जो लोकल करेंसीज है ना उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो था वो डॉलर से हटकर हम यहाँ पे इस राज्य, इस समूह के साथ भी क्या है, उनकी लोकल करेंसी जो लोकल मुद्रा है उसमें जो डील है वो हम करने को अब तैयार है। लिखिएगा नंबर 3, नंबर 3 में लिखो सिक्योरिटी एंड स्पेस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी एंड स्पेस कोऑपरेशन, ठीक है। लिखिएगा भारत साइबर सुरक्षा, भारत साइबर सुरक्षा, तस्करी, आतंकवाद, आतंकवाद
ठीक है, आतंकवाद और उपग्रह सहयोग के साथ, और उपग्रह सहयोग के साथ पहली बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। इंडिया विल होस्ट, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट, इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग, बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग। याद रखना, किसी भी चीज के अंदर अगर फर्स्ट आ जाता है ना, कोई भी चीज जो फर्स्ट ऑफ इस काइंड इवेंट होगा, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो क्वेश्चन है वो बेसिकली वहां से बनेगा ही बनेगा। थोड़ा सा आगे आते हैं, ट्रेड इकोनॉमिक एंगेजमेंट। ठीक है, हेडिंग देना, ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट। क्या होगा इसमें? ट्रेड इकोनॉमिक एंगेजमेंट में हमने क्या बोला है? लोकल करेंसी में बेसिकली क्या है, हम ट्रेड करेंगे। क्या हो रहा है? क्या हो गया? ठीक है, लिखना, ट्रेड इन, पहला नंबर वर्ड लिखो, ट्रेड इन लोकल करेंसी। ठीक है, बिम्स्टेक राज्यों के साथ, बिम्स्टेक राज्यों के साथ घरेलू मुद्रा में व्यापार, ट्रेड इन लोकल करेंसी विथ बिम्स्टेक कंट्रीज, विथ बिम्स्टेक कंट्रीज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, अगला लिखना, बिम्स्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स, बिम्स्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स टू बी सेटअप इन इंडिया। भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर बिम्स्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी। भारत के अंदर बिम्स्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की जाएगी। एक और चीज है, अभी तक ना हमारा बेसिकली क्या है, बिम्स्टेक एनुअल समिट जो है वो होता नहीं था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि बेसिकली क्या है कि पहला जो एनुअल बिम्स्टेक बिजनेस समिट है वो भी कहां होस्ट होगा, तो वो भी इंडिया में होस्ट होगा। नंबर 3 में लिखना, एनुअल बिम्स्टेक बिजनेस समिट, एनुअल बिम्स्टेक, एनुअल बिम्स्टेक बिजनेस समिट टू बी होस्टेड इन, टू बी होस्टेड इन इंडिया। भारत में, भारत में पहला, पहला वार्षिक बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, व्यापार व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, की मेजबानी की जाएगी। अब ना ये यहीं पे नहीं हुआ है, इसके अलावा और कुछ कॉर्पोरेशन है। जैसे अगर हम मेजर मेजर कॉर्पोरेशन के बारे में बात करें ना, तो उसमें एक चीज नजर आता है कि अगर हम एनर्जी यानी कि बेसिकली ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम एनर्जी यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हैं ना, तो याद रखना बैंगलोर के अंदर ना बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, ये मैंने पीआईबी से उठाया, बैंगलोर के अंदर क्या है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर बनाया जा रहा है। उसके बाद और क्या हुआ है कि इस बार क्या होगा, बिम्स्टेक यंग लीडर समिट होने वाला है। ये भी बेसिकली कहाँ होस्ट होगा, तो वो भी हमको देखने को मिलता है कि भारत में ही होस्ट होगा। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स होता है ना, कॉमनवेल्थ गेम्स होता है ना, वैसा ही अब बोला गया है कि बिम्स्टेक गेम्स भी होगा। और बिम्स्टेक गेम्स जो है वो पहला बिम्स्टेक गेम्स कब होने वाला है, तो बेसिकली अगर हम पहले बिम्स्टेक गेम्स के बारे में बात करें तो वो 2027 में होगा। और ये बेसिकली कहाँ कौन होस्ट करेगा, तो ये भी बेसिकली हमको देखने को मिलता है इंडिया ही होस्ट करेगा। ठीक है, जो बिम्स्टेक गेम्स है वो भी भारत में होने वाला है, 2027 में होगा। होस्ट कौन करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। तो बेसिक हमको क्या करना है, जो फाउंडेशन है उसको देखना है, उसके साथ जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उन डेवलपमेंट्स को याद रखना है, जो बैकवर्ड लिंकेज है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सर, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बेसिकली कैसे आ सकता है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट। ठीक है, पहला है इट एडॉप्टेड द बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030। सेकंड है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर इज टू बी established इन हैदराबाद। नंबर 3 है इट established अ कॉमन करेंसी फॉर बिम्स्टेक। कौन कौन सही है? एक है, एक दो, दो तीन, एक दो तीन। ए पक्का? पक्का? कैसे?
अच्छा, सेकंड गलत है। कहाँ ये होस्ट हो रहा है? हैदराबाद नहीं है, ये बेसिकली बेंगलुरु के अंदर क्या है, होस्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। कॉमन करेंसी फॉर बिम्स्टेक नहीं है, लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए बोला गया है कि हम व्यापार जो है वो घरेलू मुद्रा में कर सकते हैं। हम अपना रूपी देंगे, तुम्हारे से तुम्हारा जो भी होगा, इंडोनेशिया बेसिकली म्यांमार का करेंसी जो होगा, बांग्लादेश का होगा, वो रिसीव कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक नया करेंसी हम बनाकर दे रहे हैं। अब इसमें एक चीज आता है, बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030। बिम्स्टेक बैंकॉक विजन जो है ना, 2030 में पहली बार अभी पेश किया गया है। मतलब बिम्स्टेक बेसिकली बना कब था? 1997 में बना था। लेकिन आज तक बिम्स्टेक का विजन डॉक्यूमेंट क्या है, बिम्स्टेक कहां जा रहा है, ये कहीं पे भी हमको देखने को नहीं मिला था। पहली बार जो एक डॉक्यूमेंट बिम्स्टेक का आया है, जो बिम्स्टेक का ऑब्जेक्टिव्स को आउटलाइन करता है कि अगले आने वाले 4 साल, अगले आने वाले 5 सालों में बिम्स्टेक कहां देखेगा, वो अभी जाके 6वें समिट में रिलीज हुआ है। नाम क्या है सर? तो इसका नाम है बैंकॉक विजन 2030। क्या है सर? इट इज अ फर्स्ट एवर मिशन आउटलाइनिंग strategic plan to build a prosperous, resilient, and open or pro-BIMSTEC by 2030, focusing on economic integration, connectivity, human security। 3 चीजों के ऊपर बेसिकली क्या है, हमको यहाँ पर फोकस करना है। क्या था बिम्स्टेक का? ये मैंने क्या बताया था? 2 था ना, एक इकोनॉमिक था, दूसरा क्या था? टेक्निकल। 2 चीज हमको करना ही है। प्रॉब्लम इज दैट कि ये वाला जो रीजन है, ठीक है, आ जाओ हम ना इस वाले रीजन के ऊपर आते हैं। इस वाले रीजन में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है चाइना। ठीक है, एक व्यक्ति है इस वाले रीजन में, उस व्यक्ति का नाम है चाइना। चाइना ने आतंक मचा के रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे उसको हमको काउंटर भी करना है। तो यहाँ पे इस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी डोमेन है ना, उस सिक्योरिटी डोमेन को भी बैंकॉक डॉक्यूमेंट, बैंकॉक विजन डॉक्यूमेंट 2030 में क्या है, आपका हाईलाइट किया गया है। ठीक है, लिखना, सब हेडिंग दो, बैंकॉक विजन डॉक्यूमेंट 2030, बैंकॉक विजन डॉक्यूमेंट, बैंकॉक विजन डॉक्यूमेंट 2030। ठीक है, डैश देखे लिखना, इट इज द फर्स्ट एवर, it is the it is the first ever vision, it is the first ever vision document that outlines BIMSTEC strategic plan, BIMSTEC strategic plan to build a prosperous, resilient and open or pro BIMSTEC by 2030, by 2030। नीचे एरो देके लिखना, की फोकस एरियाज, नीचे एरो देके लिखिएगा की फोकस एरियाज। किन 3 चीजों के ऊपर हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना? पहला, नंबर 1 क्या था? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह करो, जो लेबर की जो मूवमेंट है वो बेसिकली फ्री हो। नंबर 1 इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। नंबर 2 सिक्योरिटी इन द रीजन, नंबर 2 सिक्योरिटी इन द रीजन, नंबर 2 सिक्योरिटी इन द रीजन। नंबर 3 कनेक्टिविटी, नंबर 3 कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? हमको क्या करना है कि जो रीजन है ना, कौन कौन कंट्रीज है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, इनके बीच जो कनेक्टिविटी है उसको हमको बेहतर करना है। कनेक्टिविटी बेहतर होगा तब तो लेबर का मूवमेंट होगा, तब तो कैपिटल का तो छोड़ दो, लेबर का मूवमेंट तो तभी हो सकता है जब हम बेटर कनेक्टिविटी देंगे। अब कनेक्टिविटी के लिए ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमारा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रोजेक्ट है जो कि यहां पर इस रीजन में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है। क्रूशियल क्या है मैं बता रहा हूं। बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना इंडिया के बारे में, बेसिकली यहां पर अगर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, तो इंडिया का ना ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसको हम कहते हैं सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। और ये बेसिकली क्या है? इंडिया का सरदर्द है, ये चौक पॉइंट है, चिकन नेक कहा जाता है। 22 किलोमीटर जो है ना इसका पूरा
जो टोटल चौड़ाई है ना वो 22 किलोमीटर है, और ये एकमात्र साधन है जो इंडिया को, रेस्ट ऑफ इंडिया को कनेक्टिविटी देता है नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, ठीक है, प्लस चाइना का इशू ज्यादा चल रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ना कनेक्टिविटी स्थापित करें, तो उस कनेक्टिविटी के लिए ना हम दो चीजें कर रहे हैं, और उसमें से एक चीज जो है ना उसके ऊपर यहाँ पे मान्यता, कहीं ना कहीं मंजूरी जो है वो मिल गई है, एग्रीमेंट हो गया है कि हमको इसको फाइनलाइज करना है, ठीक है। द हिंदू का है बेसिकली, स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया है, आपको मालूम है क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंक्लूड्स ऑफ बिम्स्टेक, चेंबर ऑफ कॉमर्स बनेगा, वर्क ऑन इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे। आ जाओ सब देखते हैं ये इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे क्या है। अगला सब हेडिंग बनाओ, इंडिया, अगला सब हेडिंग बनाइए, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलैटरल हाईवे, ठीक है। याद रखना केवल और केवल रोड कनेक्टिविटी है यहाँ पे, ठीक है। क्या कर रहा है इसके थ्रू, बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं, तो बेसिकली ना इसके थ्रू ना हम क्या है, द प्रोजेक्ट एम्स टू एस्टैब्लिश अ रोड लिंक बिटवीन थ्री नेशंस विथ द हाईवे बिगिनिंग एट मोरे इन इंडियाज मणिपुर। ये नजर आ रहा है मोरे, ठीक है। तो मणिपुर में ना आपको मोरे पड़ता है, वहां से एक रोड बनाई जा रही है, और वो रोड बेसिकली म्यांमार क्रॉस करते हुए थाईलैंड तक जा रहा है। ये बेसिकली मोरे पहला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगर म्यांमार में आते हो तो यंगून यहां देख रहे हो पॉइंट है। अब यहां से इसको कनेक्ट किया जा रहा है मेसॉट, जो कि थाईलैंड में पड़ता है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्थ ईस्ट में जाने का जो रास्ता है ना वो ढूंढ रहे हैं। पहला कनेक्टिविटी भी होगा इन रीजन्स के साथ, दूसरा इन केस अगर कभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उस पर सच में इश्यू आ गया तो वैसे कंडीशन में क्या है, हमारे पास सब्स्टिट्यूट मौजूद होगा, हमारा नॉर्थ ईस्ट कट नहीं सकता है। क्लियर है, लिखिएगा। इस परियोजना के तहत, सॉरी लिखो, हाँ, इस परियोजना के तहत भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच हाईवे निर्माण कर थाईलैंड के बीच हाईवे निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। जिसमें भारत के मणिपुर से हाईवे को थाईलैंड के मेसोट से जोड़ा जाएगा। लिखिएगा सर। द प्रोजेक्ट एम्स टू एस्टैब्लिश अ रोड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड with highway beginning at More in India to Mesot in Thailand। म्यांमार में कौन सा पॉइंट है, यंगून। लिख लो, नोट में लिखना, म्यांमार लिखकर डैश देके लिख लो यंगून, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, ये वाला पॉइंट क्लियर है, बिम्स्टेक क्लियर है पूरा, बिम्स्टेक में इसका क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ है क्लियर है। हमको बस एक बिम्स्टेक क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्लियर है। अब हमको बस एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ रोड कनेक्टिविटी की बात हो रही है ना, एक प्रोजेक्ट और हम साथ में चला रहे हैं इसी एरिया के साथ, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में ना रोड भी है, ठीक है, हमने जो वाटरवे होता है उसका भी यूज किया है, और बेसिकली हमने जो सी का रास्ता होता है ना उसका भी यूज किया है। उस बेसिकली प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उस प्रोजेक्ट का नाम हमको देखने को मिलता है कालादान प्रोजेक्ट। बिम्स्टेक भी न्यूज में है, कालादान भी जो है वो भी आपका न्यूज में है, ठीक है। क्यों न्यूज में है आप देख सकते हो, 7 जुलाई 2025। अब देख रहे हो डेवलपमेंट्स कैसे स्टार्ट होता है। क्यों इस बार बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपमेंट चालू हुआ है मार्च अप्रैल से, और कहीं ना कहीं इंटर कनेक्टिविटी में वो घूमते घूमते ना जो बिम्स्टेक एरिया है वो न्यूज में है,
चाहे कालादान प्रोजेक्ट के लिए हो, चाहे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के कारण हो, या फिर बिम्स्टेक समिट के कारण हो। तो इन एंड आउट जो है, ये जो रीजन है वो न्यूज में हमको देखने को मिला है। अगला सब हेडिंग बनाइएगा कालादान प्रोजेक्ट, टॉपिक बनाओ कालादान प्रोजेक्ट। क्या है कालादान प्रोजेक्ट? हाँ, टॉपिक भी जाएगा, सब पॉइंट भी जा सकता है क्योंकि कंटिन्यूटी में ही है। कालादान प्रोजेक्ट क्या है? कालादान प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, हम है ना, इसीलिए तो आए हैं। क्लियर हो रहा है? मजा आ रहा है? हाँ हाँ, नजर आ रहा है हमको, हो जाएगा धीरे। हाँ, क्या क्या? ठीक है, चलो अब देखो, अगर हम बात करते हैं ना कालादान प्रोजेक्ट के बारे में, तो कालादान प्रोजेक्ट के थ्रू ना इंडिया अपने, सिंपल सी बात है ना, नॉर्थ ईस्ट को बचाना चाह रहा है। नॉर्थ ईस्ट को बचाएगा कैसे? सिंपल है। अभी तो हमने वहां पे जो थाईलैंड का जो माइसोट है, वहां पे तो रोड खत्म हो जा रहा है ना। हमको करना है एक पूरा का पूरा नेक टू नेक कनेक्टिविटी स्थापित करना है इंडिया का विथ नॉर्थ ईस्ट। और हमको यूज नहीं करना है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। क्या कर रहे हैं उसके लिए? हम लेकर आए हैं कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट का की कंपोनेंट्स क्या है? मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हम बना रहे हैं, जिसमें सी का भी यूज करेंगे, साथ ही साथ रिवर का भी यूज कर रहे हैं, और रोड ट्रांसपोर्ट जो है, हम रोड ट्रांसपोर्ट का भी यूज कर रहे हैं। कैसे कैसे, कहां कहां पे कौन सा कंपोनेंट जाएगा? सबसे पहले जो है ना, वो स्टार्ट होता है आपका सी रूट। कहां से स्टार्ट होगा? कलकत्ता के, जो कलकत्ता पोर्ट है वहां से स्टार्ट होगा, और कलकत्ता पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार में है। यहाँ पे हम एक सी रूट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कलकत्ता नजर आ रहा है, कोलकाता, ठीक है, पोर्ट एरिया है कोलकाता, समुद्र है, लग रहा है कोलकाता से। कोलकाता से यहाँ देख रहे व्हाइट डॉटेड लाइन दिख रहा है, यहां से हम एक सी रूट बना रहे हैं, जो बेसिकली कोलकाता को ऐसे करके कनेक्ट कहां कर देगा? बेसिकली सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट कहां पे पड़ता है? म्यांमार के अंदर। टोटल सी रूट का अगर कोई पूछ दे कि लेंथ कितना होए, तो याद रखना सी रूट का जो लेंथ है ना, वो 539 किलोमीटर देखने को मिलता है। अभी हमने क्या किया, मानो कल को सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे है ना अटैक हो गया, हो नहीं लेकिन मानो इन केस हो जाता है, कोई इशू है, कुछ दिक्कत नहीं है, उधर का रास्ता बंद है ना, हम कलकत्ता से स्टार्ट करेंगे, समुद्र के रास्ते होते हुए म्यांमार पहुंच जाएंगे। अब बेसिकली म्यांमार पहुंच के क्या करेंगे? पहुंचना कहाँ था? इंडिया पहुंचना है ना, नॉर्थ ईस्ट पहुंचना है। म्यांमार से क्या करेंगे? म्यांमार से समुद्र का रास्ता छोड़ देंगे, यहां से हम यूज करेंगे इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज का मतलब होता है हम नदियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब सेकंड कंपोनेंट के ऊपर आते हैं, ये वाला हो गया, सितवे पोर्ट तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं इनलैंड वाटरवेज, इसका मतलब होता है जलमार्ग का प्रयोग करेंगे। जलमार्ग का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? बेसिकली कालादान रिवर के थ्रू हम पैलेतवा पहुंच जाएंगे, ठीक है। फ्रॉम सितवे पोर्ट कार्गो मूव्स थ्रू द कालादान रिवर टू पैलेतवा इन म्यांमार, ठीक है। तो कालादान रिवर के ऊपर हम जाएंगे, वहां से बेसिकली क्या है, कनेक्टिविटी है। कालादान रिवर से होते हुए हम कहां पहुंच जाएंगे? पैलेटवा पहुंच जाएंगे, जो कि बेसिकली म्यांमार में है। तो बेसिकली कोलकाता से सितवे, सितवे से पैलेटवा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं पैलेटवा कहां है, ठीक है। देख रहे हो यहां पे ना नजर आ रहा होगा, ये लाइन नजर आ रही है ब्लैक वाली, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये आपको कालादान रिवर का लाइन दिखा रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पैलेटवा है, ठीक है। तो बेसिकली यहां तक सी का रूट था, समुद्र खत्म हो गया, हमने नदी का प्रयोग किया और हम क्या गए? हम पैलेटवा पहुंच गए, ठीक है। पैलेटवा कहां है? म्यांमार में ही है। अब बेसिकली पॉइंट आता है, पहुंचना तो नॉर्थ ईस्ट है ना, तो यहां से स्टार्ट होगा आपका हाईवे। पैलेटवा से क्या होता है? आपका हाईवे स्टार्ट होता है। फ्रॉम पैलेटवा अ रोड कॉरिडोर कनेक्ट्स टू जोरिंगपुई इन मिजोरम। तो पैलेटवा से एक रोड स्टार्ट होगा, जो रोड हमको क्या करेगा? देख रहे हो जोरिंगपुई, जो कि मिजोरम में है, वहां पहुंचा देगा। तो बेसिकली कालादान प्रोजेक्ट क्या है सर? कालादान प्रोजेक्ट एक इंडिया का हम ऑल्टरनेट तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारी जो नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी है वो बेसिकली बेहतर हो सके। इस प्रोजेक्ट में क्या है? 3 हिस्सा है, ठीक है। 3 हिस्सा में क्या क्या है? नंबर 1 पे सबसे पहले हम समुद्री मार्ग का प्रयोग करेंगे। समुद्री मार्ग का प्रयोग करके, सी रूट का प्रयोग करके क्या करेंगे? कोलकाता से स्टार्ट करेंगे, कहां पे चले आएंगे?
सितवे पोर्ट में चले आएंगे जो कहाँ है, म्यांमार में है। यहाँ पे हमको बेसिकली जो जहाज है उसको छोड़ देना है, नदी के रूट के ऊपर चढ़ जाना है। वहां से हम सितवे पोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे और बेसिकली कालादान रिवर पे जाएंगे। कालादान रिवर के थ्रू क्या करेंगे, हम कहाँ आ जाएंगे, पैलेटवा आ जाएंगे, जो कि म्यांमार में ही पड़ता है। जब हम बेसिकली पैलेटवा पहुंच गए, पैलेटवा से हमको एक रोड मिलेगा और वो रोड सीधा इंडिया के मिजोरम तक जा रहा है। मिजोरम में कौन सी जगह को कनेक्ट कर रहा है, तो जोरनपुई जगह को कनेक्ट कर रहा है। समझ में आया? दिस इज वाई बिम्स्टेक इस साल आएगा न्यूज में। हाँ, कोई रोल नहीं है। बांग्लादेश क्यों अपोज करेगा, बांग्लादेश को तो हमने हैम्पर ही नहीं किया ना, हम तो उसको सर्कल करके निकल रहे हैं। हम किस कंट्री में जा रहे हैं, म्यांमार का यूज कर रहे हैं ना, बांग्लादेश का यूज ही नहीं किया। म्यांमार इज अ सोवरेन नेशन, बांग्लादेश इज अ डिफरेंट सोवरेन नेशन। हमारी जो रिलेशन है दैट इज अ बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, उसमें बांग्लादेश हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना। तो सी रूट तो हमारा है ना, सी रूट के थ्रू हम जाएंगे ना। म्यांमार अलाउ कर रहा है, म्यांमार के साथ प्रोजेक्ट साइन हुआ, ठीक है, तब हम कर रहे हैं ना। सीधे जाते तब अपोज कोई करता, जब म्यांमार ने परमिशन दिया कि तुम आकर बनाओ, तुम यहाँ पे उतरना, यहाँ से यहाँ जाना, वहां से वहां जाना, तो दैट्स इट, काम खत्म हो गया ना। कोई दूसरा कंट्री नहीं बोल सकता ना। आपने जो बोला है वो पर्टिनेंट क्वेश्चन है, वो आता है। बिम्स्टेक में बांग्लादेश का क्वार्टर पड़ता है, लेकिन बांग्लादेश को हमने साइडलाइन करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्राइलेटरल हाईवे की, वो भी इंडिया म्यांमार थाईलैंड जा रहा है, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से भी बात करते हैं तो उसमें भी बांग्लादेश जो है वो कहीं पे नहीं आता। याद रखना, बांग्लादेश नेगेटिव पॉइंट है, मतलब बांग्लादेश दोनों प्रोजेक्ट में कहीं पर भी क्या है, ऐड नहीं है। क्लियर है? लिखिएगा भाई, लिख लिए हो, लिखे हो पूरा, लिखा गया? लिखाना जरूरी है कि छोड़ दो, साइड में लिख लियो ना। चलो डन। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, एकदम मिलेगा पीडीएफ। बिना पीडीएफ के कैसे छोड़ देंगे। नाउ अगला क्वेश्चन जहां से आएगा उसका नाम है स्वामित्व योजना। क्यों? स्वामित्व योजना को 5 साल पूरा हो गया। ये वो योजना है भारत का जो जहां जाता है ना वहां वो अवार्ड जीत जा रहा है। भाई, बिकॉज किसी ने ये नहीं सोचा था कि गांव में जो जमीनी विवाद है ना उसको हम सुलझा सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसने क्या किया, ड्रोन सर्वे किया। ड्रोन सर्वे के थ्रू बेसिकली क्या है, आपके जमीन का एक्चुअल रिकॉर्ड आपके हाथ में दे दिया। और जब एक्चुअल पेपर्स आपके हाथ में आ गए तो उन पेपर्स को आप बेसिकली एज अ कोलेट्रल रख के एज लोन के भी फॉर्म में क्या है, यूज कर सकते हो। प्लस आज के डेट में मानो हमको कोई प्लानिंग करनी है पंचायत लेवल पर, तो प्लानिंग करने के लिए हमारे पास डेटा मौजूद होना चाहिए था। पहले डेटा स्कैटर था, तो जब हमने ड्रोन सर्वे करके बेसिकली कौन सा भूमि जो है वो किससे रिलेट है, जो लैंड राइट्स है वो किसका है, किस बंदे का जमीन है कहां पर, हमको वो सारा डेटा मिल गया, तो बेटर प्लानिंग भी हो सकता है ग्रामीण स्तर पे। तो बेसिकली इस योजना के कितना हो गया है, 5 साल हो गया है। तो यहां से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बेसिकली क्या है, आ जाएगा। अब बेसिकली यहां से होगा क्या, क्वेश्चन क्या क्या आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन पूछता है कि सर कौन सा मंत्रालय है जिसने बेसिकली स्वामित्व योजना को लागू किया है। तो अगर हम स्वामित्व योजना के बारे में बात करते हैं तो किस मंत्रालय, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लागू किया जाता है, तो याद रखना वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा इसको लागू किया जाता है, तो याद रखना वो बेसिकली हमको देखने को मिलता है ठीक है, कौन है, तो पंचायती राज मंत्रालय जो है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो लोग मिस कर देते हैं, क्या केवल पंचायती राज मंत्रालय है, उसके साथ रहने के लिए कोई नहीं है। दो इंस्टीट्यूशन है जो पंचायती राज मंत्रालय को सपोर्ट करता है। उस पहले एक इंस्टीट्यूशन का नाम है सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी माध्यम में भी इसको बेसिकली हम सर्वे ऑफ इंडिया ही कहते हैं, ठीक है। पहला है सर्वे ऑफ इंडिया, दूसरा आता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज लिमिटेड, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक। तो ये दो संस्थाएं हैं जिन्होंने पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को सपोर्ट किया है। और इन दोनों के सपोर्ट से मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक योजना इंप्लीमेंट की, उसका नाम था बेसिकली स्वामित्व योजना। स्वामित्व का मतलब ही होता है तुम्हारे भूमि का अधिकार किसके पास है, जिसके पास जिसकी भूमि का अधिकार है उसको बेसिकली लिखकर राइट उसका बना के उसके हाथ में उसका पेपर दे देना। तो इस योजना के तहत हमने किया क्या बेसिकली, तो हमने क्या किया ना, तो स्वामित्व प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स and issues legal ownership cards
टू प्रॉपर्टी ओनर्स बाय मैपिंग लैंड पार्सल्स यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया है कि ड्रोन का यूज किया, ड्रोन का यूज करके ना हर एक व्यक्ति जहां जहां रह रहा था ना, तो हमने उसका पूरा एरिया को मैप किया, कितना है, कितना कट्ठा है, कितना बीघा है। अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है, उस बंदे को, होता है ना पेपर, जमीन का पेपर, जमीन का पेपर बना के दे दिया कि भैया आज से ये जो लैंड पार्सल है, ये लैंड पार्सल आपको बिलोंग करता है। नाउ द क्वेश्चन इज, जो इंपॉर्टेंट है कि सर एक बात बताओ, क्या इसमें गांव की पूरी जो जमीन है उसको मैप कर लिया गया है? नहीं। जो आप जहां पर रह रहे हो ना, जो रेसिडेंशियल प्लॉट्स है ना, वो है। जो कृषि जमीन है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो कृषि भूमि है, वो बेसिकली यहाँ पे कवर्ड नहीं होती है। याद रखना, ये आपके एग्जाम का वीवीआई पॉइंट बन जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, स्वामित्व योजना हुआ है, और वो सीधा लिख देगा ना कि इसमें सारे के सारे, या तो ऑल लगा देगा, या तो लिख देगा कि इवन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी इंक्लूडेड है। नहीं इंक्लूडेड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उनका सर्वे बेसिकली नहीं किया गया, और जो सर्वे सर्वे नहीं किया जाएगा तो मालिकाना हक भी क्या है, आपको पेपर के तौर पे बनाकर बेसिकली क्या है, हम यहां पर आपको नहीं देंगे। आगे चलते, आगे आओ। इसका स्कीम का सेकंड है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्कीम के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड, जो जमीन का कागज है, वो बेसिकली क्या है, ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड जो है उसका हमको निर्माण करना है। पहला हो गया लैंड रिकॉर्ड, जो बेसिकली है उसको मेंटेन करना है। सेकंड क्या है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं ना, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करना है। सर पहले लोन लेना बहुत बड़ा दिक्कत का बात था, अब लोन लेना दिक्कत का बात नहीं है उनके लिए। उनके लिए लैंड का एक्यूरेट पेपर है, उसको एज अ कोलेट्रल, उसको एज अ गिरवी के तौर पे रख के वो बेसिकली क्या है, लोन अफोर्ड कर सकते हैं। एंड बेसिकली जो भी इश्यूज है ना फॉर द मोमेंट, उसको वो बेसिकली क्या है, ठीक कर सकते हैं, जो पहले हम नहीं कर पा रहे थे। तो ये तो दो हो गया। पहला क्या हो गया, लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करो। दूसरा क्या हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर वित्तीय समायोजन जिसको हम कहते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं कि सर तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, लोग देते ही नहीं है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि जब कोई बंदा रजिस्टर्ड ही नहीं होगा जमीन के ऊपर, तो प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली भी मुश्किल है। आप किस बेसिस पे उससे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करोगे। तब अब जब हमने आपको एक्चुअल लैंड रिकॉर्ड्स आपके हाथ में दे दिए कि भाई आपके पास इतनी भूमि का अधिकार है, तो जब भूमि का अधिकार है तो अब आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, संपत्ति कर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या कि आपके ऊपर जो फाइन्स वगैरह है वो फाइन्स वगैरह लग सकते हैं। फोर्थ इज हमको देखने को मिलता है क्रिएशन ऑफ सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी मैप्स दैट कैन लिवरेज बाय एनी डिपार्टमेंट फॉर देयर यूज। ये इंपॉर्टेंट है, पूरे एरिया का ना हमने मैप बना दिया। अब किसी भी डिपार्टमेंट को उस एरिया के लिए कोई भी स्कीम बनानी हो, कोई भी योजना बनाना हो, तो उसके लिए मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा जो है, वो मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा वहां पर आपको मौजूद है। ठीक है, नंबर 5 इज ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान प्रिपरेशन यूजिंग जीआईएस मैप्स। सिंपल सी बात है ना, ग्राम पंचायत का क्या काम होता है, डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैं काम करना, प्लानिंग करना। तो जब प्लानिंग करना है तो उसके लिए डेटा चाहिए होगा। तो पूरा का पूरा गांव का अगर मैप हमको मिला हुआ है, लैंड रिकॉर्ड्स मिले हुए हैं, ड्रोन जो मैपिंग है, जीआईएस मैपिंग है, वो पूरा हमारे हाथ में, तो एक्यूरेटली जो डिसीजन है वो ज्यादा बेहतर तरीके से, कोई भी ग्राम पंचायत है उसको किस चीज के ऊपर पहले काम करना है। अब उसको मैप में नजर आ रहा है कि स्कूल तो है ही नहीं हमारे पास, स्कूल तो नहीं है, तो उसको मालूम है भाई स्कूल बनाना है। उसको पता है हॉस्पिटल्स नहीं है हमारे यहाँ, तो उसको पता है कि भाई साहब पहले हॉस्पिटल बनाओ। समझ में आ रहा है। सो बेसिकली मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये 5 है जो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, आ जाओ सर आगे चलते हैं। अब देयर इज अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है, देखो इसको क्या है। सर क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वामित्व स्कीम। पहला है, इट वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2020 to provide legal ownership of rural residential land using drone based survey। अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय भूमि के कानूनी स्वामित्व हेतु ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से शुरू किया गया था। तो ठीक है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विद सपोर्ट फॉर सर्वे ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज। स्कीम अप्लाइज ओनली टू अर्बन रेसिडेंशियल एरियाज 1 1 2 2 3 1 2 3। ठीक है, टू, ये तीसरा कर्बन है, अर्बन एरियाज तो आ ही नहीं रहे ना,
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। अब इसी में वो एक चीज और दे देगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको भी मैप किया जा रहा है, सही होगा कि गड़बड़ होगा? वो भी बेसिकली क्या है आपका, गड़बड़ हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बेसिकली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर 1 घंटा हो चुका है और बढ़ा दें, रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं एंड अप्रैल का सेकंड पार्ट करेंगे। थैंक यू। कल नहीं मतलब मंडे, मंडे होगा। कल तो टेस्ट है आप लोगों की ना, किस चीज की टेस्ट है? ठीक है ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट करेंगे। अप्रैल आज हो गया है, यहीं से स्टार्ट करेंगे एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।